साइकोलॉजी ऑफ मनी चैप्टर नंबर 16 आप और मैं। ऐसे लोगों से वित्तीय अनुसंकेत लेते समय सावधान रहें जिनका खेल आपसे अलग हो। 2000 दशक की शुरुआत में डॉट कॉम बबल के अंत विस्फोटक ने पारिवारिक संपत्ति को 6.2 ट्रिलियन डॉलर से घटा दिया। हाउसिंग बबल के अंत ने 8 ट्रिलियन डॉलर कम कर दिए। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता कि वित्तीय बबल कितने विनाशकारी हो सकते हैं, वे कितने ही जीवन बर्बाद कर देते हैं। यह सब आखिर क्यों होता है और यह क्यों होता ही रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? यहाँ यह सामान्य उत्तर है कि लोग लालची होते हैं और लालच मनुष्य के स्वभाव की एक अमिट विशेषता है। यह सच हो सकता है और अधिकतर लोगों के लिए ठीक ठाक जवाब है, लेकिन अध्याय 1 से याद करिए कि कोई भी मूर्ख नहीं है। लोग ऐसे वित्तीय निर्णय लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा हो, और वे ऐसा अक्सर जानकारी और तर्क के अभाव में करते हैं। लेकिन जब वे निर्णय लिए गए तब वे उनके लिए मायने रखते थे। बब्बल का दोष लालच पर मर्द वही रुक जाने से हम यह सब सबक सीखने से चूक जाते हैं कि दृष्टि में जो निर्णय लालची नजर आते हैं, लोग उन्हें क्यों और कैसे तर्कसंगत ठहराते हैं। बब्बल से सीख लेना कठिन इसलिए भी है क्योंकि वे कैंसर की तरह नहीं होते, जहां बायोप्सी से उन्हें साफ चेतावनी और डायग्नोसिस मिल जाए। वे किसी राजनीतिक पार्टी के उत्थान और पतन की तरह अधिक होते हैं, जहां प्रश्न दृष्टि में परिणाम तो साफ होता है, लेकिन कारण और दोष पर कभी सहमति नहीं होती। निवेश प्रतिफल के लिए प्रतिस्पर्धा भीषण है और किसी को हर समय पर हर संपत्ति का स्वामित्व चाहिए, जिसका मतलब यह है कि बब्बल की धारणा की हमेशा विवादास्पद रहेगी, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचना चाहता कि वे अधिक मूल्यांकित संपत्ति के मालिक हों। प्रश्न दृष्टि में सबके सबक सीखने के बजाय हम संभवतः निंदा करने के लिए उंगलियां उठाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर पाएंगे कि बब्बल आखिर होते क्यों हैं। यह पूछने जैसा है कि युद्ध क्यों होते हैं। इसके लाभदायक हमेशा ही कई कारण होते हैं, जिनमें से कई परस्पर विरोधी और सभी विवादास्पद। यह बहुत ही जटिल विषय है जिसके सरल उत्तर नहीं है, लेकिन मैं उनके होने का एक ऐसा कारण सामने रखना चाहूंगा जो अनदेखा भी रह जाता है और व्यक्तिगत रूप से आप पर भी लागू होता है। निवेशक अक्सर निर्दोष रूप से दूसरे निवेशकों से अनुसंकेत ले लेते हैं जो उनसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। वित्त में ऐसी अवधारणाएं हैं जो निर्दोष प्रतीत होती हैं, लेकिन जिनमें बेहिसाब विनाश किया है। वह धारणा यह है कि ऐसे संसार में जहां निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग है, संपत्ति का एकमात्र तर्कसंगत मूल्य होता है। अपने आप से पूछिए, आज आपको गूगल स्टॉक के लिए कितना मूल्य चुकाना चाहिए? इस पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। क्या आपके पास 30 वर्ष की समय परिधि है, तो उचित दाम जानने के लिए अगले 30 वर्ष तक गूगल को नकदी आयंजन निवेश का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आप 10 वर्ष में नकद वापस निकालने की सोच रहे हैं, तो सही दाम जानने के लिए अगले दशक में तकनीकी उद्योग की क्षमता का विश्लेषण करना होगा, और साथ ही इसका भी कि गूगल प्रबंधन इस परिकल्पना को निष्पादित कर सके। क्या आप 1 वर्ष के भीतर ही बेचने की सोच रहे हैं, तो फिर गूगल के वर्तमान उत्पाद बिक्री चक्र पर ध्यान दीजिए, यह जानने के लिए कि क्या बियर मार्केट होगा कि नहीं। क्या आप डे ट्रेडर हैं, तो उचित दाम होगा, किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अब और दोपहर के बीच जो होगा, आप बस उसमें से कुछ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी भी मूल्य पर कार्यान्वयन किया जा सकता है। जब निवेशकों के लक्ष्य और समय परिधि अलग अलग होते हैं, तो हर संपत्ति वर्ग में ऐसा होता ही है। जो मूल्य एक व्यक्ति को हास्यास्पद लगते हैं, किसी दूसरे के लिए अर्थपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जिन पहलू पर वे निवेशक ध्यान देते हैं वे अलग हैं। 1990 के डॉट बबल को ही ले लीजिए। लोग 1999 में याहू स्टॉक को देखकर कह रहे थे यह पागलपन था, जिलियन गुना का मुनाफा। उस मूल्य निर्धारण का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बहुत से निवेशक जिनके पास 1999 में याहू स्टॉक था, उनकी समय परिधि इतनी छोटी थी कि उनके लिए हास्यास्पद मूल्य चुकाना अर्थपूर्ण था। एक डे ट्रेडर जो चाहे निष्पादित कर सकते थे, चाहे याहू के एक शेयर की कीमत $5 रही हो या फिर $500, फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उस दिन सही दिशा में जाएं, और ऐसा हुआ भी कई वर्षों तक। वित्त का एक निर्विवाद नियम यह है कि धन प्रतिफल का उस समय तक पीछा करता है जहां तक कर सकें। अगर किसी संपत्ति में आवेग है, यह समय के एक अंतराल में अविरुद्ध रूप से ऊपर बढ़ती रही है। अल्पावधि कारोबार के एक समूह के लिए यह मानना कतई मूर्खतापूर्ण नहीं है कि यह ऊपर जाती रहेगी, अनिश्चित काल के लिए नहीं, जिसमें वो चाहते हैं। आवेग अल्पावधि कारोबारियों को यथोचित रूप से आकर्षित करता है और बस फिर रोमांचक शुरुआत हो जाती है। बब्बल तब बनते हैं जब अल्पावधि प्रतिफल इतनी राशि अर्जित कर लेते हैं कि निवेशक की बनावट अधिकतर दीर्घकालिक से अधिकतर अल्पावधि में परिवर्तित हो जाती है। यह प्रतिक्रिया खुद ब खुद बनती जाती है। जैसे जैसे व्यापारी अल्पावधि प्रतिफल को बढ़ाते हैं, वे और अधिक व्यापारियों को आकर्षित करते हैं। शीघ्र ही इसमें अधिक देर नहीं लगती। सबसे अधिक प्रत्याधिकार वाले प्रभावी मार्केट मूल्य सेंटर वे होते हैं जिनकी समय अवधि परिधि छोटी होती है।
बब्बल इतना अधिक बढ़ते मूल्य निर्धारण से संबंधित नहीं होते, वे किसी और बात का लक्षण होते हैं। छोटी होती समय परिधि का जैसे जैसे और नए व्यापारी खेल में उतरते हैं। यह कहना आम बात है कि डॉट कॉम बब्बल भविष्य के बारे में एक तर्कहीन आशावाद का समय था, लेकिन उस युग की एक सबसे बड़ी खबर ट्रेडिंग की रिकॉर्ड मात्रा की घोषणा थी, जो होता ही है जब निवेशक एक ही दिन में खरीदें और बेचें। निवेशक विशेषता वे मूल्य सेट कर रहे थे, अगले 20 वर्षों के बारे में नहीं सोच रहे थे। 1999 में औसत म्यूचुअल फंड का कुल आवर्त 120% था, जिसका मतलब यह है कि वे ज्यादा से ज्यादा अगले 8 महीने के बारे में ही सोच रहे थे। व्यक्तिगत निवेशक जिन्होंने वे म्यूचुअल फंड खरीदे, वे भी ठीक ठाक कर रहे थे। मैगी मेहर ने अपनी किताब बुल में लिखा, 90 के दशक के मध्य तक प्रेस ने वार्षिक स्कोरकार्ड को रिपोर्ट से बदल दिया था, जो हर 3 महीने में आती थी। इस परिवर्तन ने निवेशकों को बेहतर प्रदर्शन का अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया, चार्ट में सर्वोच्च फंड को खरीदने के लिए उस समय जब वे सबसे महंगे थे। यह डे ट्रेडिंग, अल्पावधि विल्क अनुबंध और हर मिनट की मार्केटिंग कमेंट्री का युग था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आप दीर्घकालिक विचारों से जोड़ें। 2000 के दशक के मध्य से हुए हाउसिंग बब्बल में भी ठीक ऐसा ही हुआ। अगले 10 वर्षों के लिए अपने परिवार के लिए फ्लोरिडा में एक 2 बेडरूम के घर पर $7 लाख खर्च करने को उचित सिद्ध करना कठिन है, लेकिन यह अर्थपूर्ण लगेगा अगर आप कुछ महीने में बढ़ते मूल्यों को तुरंत लाभ उठाने के लिए उस घर को मार्केट में फ्लिप कर दें। उस बबल के दौरान बहुत से लोग ठीक यही समझ रहे थे। रियल एस्टेट लेन देन को ट्रैक करने वाली एक कंपनी एटॉम के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में ऐसे घरों की संख्या जो 12 महीने के अंतराल में एक उनके खेल में वे आंकड़े मायने नहीं रखते। उनके लिए मायने बस यह रखता है घर का मूल्य आने वाले महीने में बीते महीने से अधिक होगा, और बहुत साल तक ऐसा हुआ भी। आप इन निवेशकों के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, आप उन्हें सट्टेबाज बुला सकते हैं, आप उन्हें गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं, आप उनके बड़ी जोखिम उठाने की तत्परता पर सर हिलाकर असहमति जता सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उन सबको तर्कहीन कह सकते हैं। बब्बल का निर्माण लोगों के दीर्घावधि निवेश में बिना सोचे समझे भागीदारी में इतना संबंध नहीं रखता, और इसका संबंध लोगों के कुछ हद तक तर्कसंगत रूप से अल्पावधि ट्रेडिंग की ओर बढ़ने से है, इस आवेग का लाभ उठाने के लिए जो खुद ब खुद बढ़ा रहे थे। आप लोगों से क्या करने की उपेक्षा रखते हो? जब आवेग एक बड़ा अल्पावधि प्रतिफल देने की क्षमता को उत्पन्न कर देता है, बैठकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना। कभी कभी दुनिया ऐसे काम नहीं करती। लोग हमेशा लाभ के पीछे जाते हैं, और अल्पावधि ट्रेडर ऐसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां दीर्घकालिक निवेश के नियम, खासकर मूल्य निर्धारण को लेकर, नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि वे इस खेल के मायने नहीं रखते। और यहाँ आकर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं, और यहीं आकर समस्याओं की भी शुरुआत होती है। बब्बल तब क्षति पहुंचाते हैं जब दीर्घावधि निवेश अपने खेल के लिए उन अल्पावधि निवेशकों से अनुसंकेत लेना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। सिस्को का स्टॉक 1999 में 300% बढ़कर $7 प्रति शेयर हो गया। उस मूल्य पर कंपनी का मूल्य 600 बिलियन पर जा पहुंचा, जो अविश्वसनीय है। कुछ ने वाकई सोचा कि यह इस योग्य थे। डे ट्रेडर आनंद उठा रहे थे। अर्थशास्त्री बर्टनर मल्किन ने इस एक बार कहा कि इस दर पर सिस्को की गर्भित वृद्धि दर का मतलब था कि 20 वर्ष के भीतर वह पूरी यूएस अर्थव्यवस्था से भी बड़ी हो जाती। लेकिन अगर आप 1999 में एक दीर्घावधि निवेशक होते, $60 खरीदने का एकमात्र मूल्य था, और बहुत से लोग उस मूल्य पर खरीद भी रहे थे, तब यह देखकर आप खुद कह सकते थे, वाह, लगता है कि ये निवेशक कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानता। शायद आप भी अनुकरण करते और इसे समझदारी भरा विकल्प समझते। आप जो नहीं समझते वह यह है कि वे ट्रेडर जो स्टॉक का मार्जिनल मूल्य सेट कर रहे थे, वे अपने आप अलग खेल खेल रहे थे, जिनके लिए $60 प्रति शेयर उचित मूल्य था, क्योंकि दिन खत्म होने से पहले वे उसे बेच देना चाहते थे और उसका मूल्य अधिक होता। लेकिन आपके लिए $60 प्रति शेयर आगामी विनाश की तरह होता, क्योंकि आप उन शेयरों को लंबे समय तक रखना चाहते थे। ये दो अलग अलग निवेशक शायद ही एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानते हों, लेकिन वे एक ही अखाड़े में हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए। जब आप रास्ते में अंधाधुंध रूप से टकराते हैं, किसी न किसी को चोट पहुंचती है। बहुत से वित्तीय और निवेश निर्णय इस पर निर्भर करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, या फिर या तो उनकी नकल की जाती है, उनके विपरीत जाया जाता है। लेकिन जब आप यह नहीं जानते कोई व्यक्ति जो कह रहा है वह क्यों कह रहा है, आप नहीं कह सकते कि कितने समय तक वे ऐसा करते रहेंगे, क्या उनकी सोच को बदलेंगे, या फिर अगर वे कभी अपना सबक सीखेंगे या नहीं। जब CNBC पर एक विवरणकार यह कहता है, आपको यह स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। यह सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले किशोर हैं, एक बुजुर्ग विधवा जिसका बजट सीमित है, एक हेज फंड मैनेजर जो तिमाही में खत्म होने से पहले अपने बही खातों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। क्या हमें मान लेना चाहिए कि इन तीनों लोगों की प्राथमिकताएं समान होंगी, और जिस भी स्तर पर कोई स्टॉक चल रहा है वह उन तीनों के लिए ठीक होगा? यह मूर्खतापूर्ण है। यह समझना कठिन है कि दूसरे निवेशकों के लक्ष्य हमसे अलग हो सकते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान का एक
स्थितक यह न समझना कि तर्कसंगत लोग दुनिया को आपसे अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। बढ़ते मूल्य सभी निवेशकों को इस प्रकार फुसलाते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्केटर को भी ईर्ष्या हो जाए। वे एक ड्रग की तरह हैं जो मूल्य सचेत निवेशकों को भावुक आशावादियों में परिवर्तित कर देती है, जो अपने से दूसरा खेल खेलने वालों के व्यवहार के कारण अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरा खेल खेलने वालों से प्रभावित होने के कारण आप जिस तरह से अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं वह भी उलट सकता है। इतना अधिक उपभोक्ता खर्च खासकर विकसित देशों में सामाजिक रूप से प्रेरित होता है, सूक्ष्म रूप से उन लोगों में प्रभावित जिनकी आप प्रशंसा करते हो। इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सूक्ष्म रूप से चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। हालांकि हम यह देख सकते हैं कि लोग कार, घर, कपड़ों और छुट्टियों पर कितना पैसा खर्च करते हैं, हमें उनके लक्ष्य, परेशानियां और अभिलाषाएं देखने को नहीं मिलते। एक युवा वकील जो किसी प्रतिष्ठित लॉ कंपनी में सहभागी बनना चाहता है, उसे ऐसे भेष में रहना पड़ता है जिसकी मुझे एक लेखक होने के नाते जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं स्वेट पैंट पहन कर भी काम कर सकता हूँ। लेकिन जब आपकी खरीदारी मेरी उम्मीदों को ढालने लगती है, मैं आगामी निराशा की राह पर चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं यह पैसा उस कैरियर बूस्टर के बगैर खर्च कर रहा था जो मिल रहा था। हो सकता है हमारे अंदाज भी अलग अलग ना हो, हम बस अलग खेल खेल रहे हैं। यह समझाने के लिए मुझे सालों लग गए। यहाँ पर एक सीख यह है कि धन को लेकर कोई बात इतना मायने नहीं रखती जितना अपनी समय परिधि को समझने और उन लोगों के व्यवहार और आचरण से प्रभावित न होना जो आपसे अलग खेल खेल रहे हों। मुख्यतः बात जिनकी मैं संतुति करना चाहूँगा वह यह है कि कुछ भी करके यह पहचानिए कि आप कौन सा खेल खेल रहे हैं। इनमें से कुछ लोग जो करते हैं वह आश्चर्यजनक है। हम हर निवेश करने वालों को निवेशक बुलाते हैं जैसे कि वे बास्केटबॉल खिलाड़ी हों जो समान नियम वाला एक ही खेल खेल रहे हैं। जब आप यह समझते हैं कि यह धारणा कितनी गलत है, आप देख रहे हैं कि मात्र अपने खेल को पहचानना कितना महत्वपूर्ण है। मैं अपने खुद के धन को किस प्रकार निवेश करता हूँ इसका विवरण अध्याय 20 में है, लेकिन सालों पहले मैंने लिखा था, मैं एक धैर्यवान निवेशक हूँ जो वास्तविक आर्थिक विकास को उत्पन्न करने की संसार की योग्यता के प्रति आशावादी है, और मुझे विश्वास है कि अगले 30 सालों में वह विकास मेरे निवेश को लाभ पहुंचाएगा। वह विचित्र सुनाई पड़ सकता है, लेकिन एक बार जब आप अपना मिशन व्यक्त लिख लेते हैं तो आप समझ पाते हैं कि इससे अशब्द सब कुछ इस साल मार्केट में क्या किया, अगले साल मंदी होगी या नहीं, उस खेल का हिस्सा है जो मैं नहीं खेल रहा। इसलिए मैं इस पर ध्यान नहीं देता और मुझे इसके बहकावे में आने का कोई भी खतरा नहीं है। आगे चलिए निराशावाद के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट। थैंक यू।